इससे पहले हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में किया था और ये हमने देखा था कि 1934 में अंतिम तौर पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। आज हम सांप्रदायिक निर्णय जो रहा 1932 का, सांप्रदायिक पंचाट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और 1935 के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सांप्रदायिक पंचाट को, सांप्रदायिक निर्णय को। सांप्रदायिक पंचाट जो आया ये 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। अब सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा की गई, इसके पीछे अगर हम देखें जो पृष्ठभूमि है तो हम देखेंगे कि जो साइमन कमीशन जिस समय आया था, साइमन कमीशन के बाद गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का भी समर्थन किया था। और बाद में इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी, जो पहला गोलमेज सम्मेलन है। बाद में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुई, गांधी जी शामिल हुए कांग्रेस की तरफ से। पहले गोलमेज सम्मेलन का तो बहिष्कार किया था कांग्रेस ने। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, इस गोलमेज सम्मेलन में भी डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग उठाई थी। इसका विरोध किया था गांधी जी ने। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाया। और बाद में जब गांधी खाली हाथ लौटे भारत, तो इन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब फिर से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गांधी ने, तो जो उस समय वायसराय थे वेलिंगटन, तो वेलिंगटन ने तेज़ी से, मतलब बर्बरता से आंदोलन को दबाना शुरू किया। गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय चल रहा था 1932 में। इसी समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये बढ़िया मौका देखा, क्योंकि अंबेडकर जी बार बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे और इधर कांग्रेस ने दोबारा शुरू कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऐसी स्थिति में इनको ये लगा कि अगर दलित वर्ग को या जो अनुसूचित जाति है उसको अगर आरक्षित कुछ सीटें उसके लिए आरक्षित कर दी जाएं, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाए, तो दलित वर्ग जो है हिंदू वर्ग का ही हिस्सा है, तो हिंदू वर्ग से इस वर्ग को भी काट दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से फूट डालो और राज करो की नीति थी। जैसे पहले मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे के अलग किया गया था, तो यही प्रयास अंग्रेज़ों ने यहाँ पे किया कि अगर दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता है तो हिंदू वर्ग में खुद ही फूट पड़ जाएगी। तो इन्हीं परिस्थितियों में 16 सितंबर 1932 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड कहा जाता है इसको, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और इसके तहत ये कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको विधानसभाओं में उसके लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएगी और उसको पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाएगा। पृथक निर्वाचक मंडल में ये होता था कि जिस वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जाती थी उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा और जो वोटर होंगे वो भी उसी वर्ग से होंगे। तो इसमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाएगा और जो दलित वर्ग है उसको भी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर लिया गया और उसके लिए भी सीटें विधानसभाओं में आरक्षित कर दी गई। अब ये जो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की रैमसे मैकडोनाल्ड, इसकी गांधी जी ने बड़ा जोरदार इसका विरोध किया। गांधी जी इस समय यरवदा जेल में बंद थे और गांधी जी ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि गांधी को ये लगा कि अगर इसका विरोध नहीं किया जाएगा तो हिंदू वर्ग में ही बंटवारा हो जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसलिए गांधी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया और गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए 20 सितंबर को। और जब गांधी आमरण अनशन पे बैठ गए और इन्होंने ये कहा कि जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा गांधी जी का।
और इस तरीके से पूरे भारत में रोष फैल गया अंबेडकर जी के खिलाफ। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, यहाँ तक कि अंबेडकर जी को इनकी कार को घेर लिया था लोगों ने, मतलब मरने मारने पे उतारू हो गए लोग। तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई, जिसके कारण अंबेडकर जी भी दबाव में आ गए। और बाद में कुछ नेताओं ने, जैसे मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, इन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी समझाया बुझाया, और इस तरीके से अंबेडकर जी और गांधी जी में 26 सितंबर को एक समझौता हो गया, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। तो पूना पैक्ट हो गया अंबेडकर जी और गांधी जी में। पूना पैक्ट के तहत ये हुआ कि अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग वापस ले ली अंबेडकर जी ने। गांधी जी ने ये इसमें किया था कि जो प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए 71 सीटें रिजर्व थी, आरक्षित थी, तो उसकी जगह इन्होंने 147 सीटें दलित वर्ग को दे दी कि दलित वर्ग के लिए 147 सीटें रिजर्व होंगी। हालांकि जो चुनाव होगा वो संयुक्त निर्वाचक मंडल की तरह होगा। जैसे आज होता है कि जो सीटें रिजर्व होती हैं उस पर उस जाति का व्यक्ति तो खड़ा होता है, लेकिन जो वोटर होते हैं वो सारे लोग होते हैं, सभी लोग वोटिंग करते हैं। तो ये 71 से बढ़ा के 147 सीटें कर दी गई। इसके अलावा एक चीज़ और किया गया कि जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा में जो दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थी उसमें 18% की वृद्धि कर दी गई। तो इस तरीके से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन गया। और जो अंग्रेज़ों का प्रयास था फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, तो ये असफल हो गया। तो इस तरीके से ये सांप्रदायिक पंचायत था। 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसमें केवल उन्हीं लोगों को निमंत्रण दिया गया था जो सरकार के पक्ष में थे। जो सरकार के विरोधी थे उनको नहीं बुलाया गया। कांग्रेस तो इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला ही रही थी, तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, कांग्रेस शामिल नहीं हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उसके पीछे ये उद्देश्य था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में ही आ गई थी। इसके अलावा 2 गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे। तो अब सरकार जल्दी से चाहती थी कि भारत में जो अगले सुधार हैं उनको लागू किया जाए। तो इस तरीके से ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। और ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब समाप्त हुआ तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। और श्वेत पत्र जो जारी किया गया यही बाद में 1935 के अधिनियम का आधार बना। तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन था। अब हम 1935 का अधिनियम करेंगे। 1935 का जो अधिनियम है इसके पीछे जो पृष्ठभूमि रही, हम देखें कि 1927 में साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट जो सिफारिशें थी वो सौंपी। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट में भी कुछ सिफारिशें की गई थी। जिन्ना ने अपने 14 सूत्र लागू किए थे, उसमें भी कुछ मांगें रखी थी। इसके अलावा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, तो उन गोलमेज सम्मेलनों में भी वाद विवाद हुआ, विचार विमर्श हुआ, और अलग अलग जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपनी मांगें प्रस्तुत की। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन की सिफारिशें, नेहरू रिपोर्ट, इसके अलावा जो गोलमेज सम्मेलनों में जो वाद विवाद हुए, इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने एक श्वेत पत्र जारी किया और एक सेलेक्ट कमेटी का गठन किया लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में। ब्रिटिश संसद ने इस श्वेत पत्र की समीक्षा करने के लिए, इस श्वेत पत्र का मूल्यांकन करने के लिए तो एक सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया। और इस सेलेक्ट कमेटी ने 22 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और ये जो रिपोर्ट है यही आधार बनी। इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया ब्रिटिश संसद ने।
1935 का जो अधिनियम है, ये देखा जाए तो जो सुधारों का जो कड़ी चली आ रही है, जो संवैधानिक सुधार हैं भारत में, उस कड़ी में ये अंतिम अधिनियम था और ये बहुत लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां हैं। तो इस तरीके से ये इसमें बहुत विस्तृत चर्चा की गई थी शासन प्रशासन के बारे में। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रलेख है और ये कहा भी जाता है कि यहीं से संवैधानिक निरंकुशता की शुरुआत हुई। तो इसमें ये बहुत ही विस्तृत प्रलेख था। बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान बना भारत का, तो इसका 70% 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अब 1935 का जो अधिनियम था, इसमें प्रावधान क्या थे, इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। 1935 के अधिनियम में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, वो था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। इसमें अखिल भारतीय संघ जो है, हम देखेंगे कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, उसमें भी जो देसी रियासतें थी, उन्होंने एक अखिल भारतीय संघ की बात की थी। तो इसमें एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई और ये कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं और जो देसी रियासतें हैं, इन दोनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। भारत में उस समय दो तरीके का भारत था। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे जिन पे अंग्रेज़ों का सीधे सीधे नियंत्रण था, और दूसरा भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग देसी रियासतों के अंतर्गत आता था। तो ये जो संघ बनाया जाना था, ये ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलकर बनाया जाना था। संघ में जो देसी प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनका तो शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देसी रियासतों का शामिल होना उनकी इच्छा पर था। अब जो ये संघ बनाया जाना था, इसके लिए जो केंद्रीय विधानसभा थी, तो केंद्रीय विधानसभा का जो उच्च सदन था, उच्च सदन में 260 सीटों में से 104 सीटें देसी नरेशों को दी गई कि देसी नरेश 104 सीटों पर अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। इसके अलावा जो निम्न सदन था, तो निम्न सदन की 375 सीटों में से 125 सीटें देसी नरेशों को दी गई। देसी नरेशों को जो प्रतिनिधि भेजने थे, इसमें जो चुनाव होना था, ये जो संघ बनाया जाना था, तो इस संघ में जो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, उनको तो चुनाव लड़के आना था कि इस अधिनियम के तहत जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में जो लोग जीतेंगे वो आएंगे। लेकिन देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि होते थे, उनको चुनाव नहीं लड़ना था, उनको राजा लोग सीधे मनोनीत करके राजाओं को भेजना था, देसी नरेशों को। अब ये जो अखिल भारतीय संघ था, एक शर्त इसमें ये भी थी, ये भी कहा गया था कि ये संघ तभी बनाया जाएगा, तभी इसका निर्माण होगा, जब देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली देसी रियासतें इस संघ में शामिल होंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। निश्चित मात्रा में देसी रियासतें इस संघ में शामिल होने को तैयार नहीं हुई, जिसके कारण ये संघ निरर्थक हो गया, नहीं बन पाया संघ। अब अगला जो प्रावधान है प्रांतों के संदर्भ में, तो 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। हम देखेंगे कि जो 1919 का अधिनियम इससे पहले आया था, तो उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। तो गोलमेज सम्मेलनों में भी जो वाद विवाद हुए थे, उसमें ये कहा गया था कि प्रांतों को में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। तो 1935 के अधिनियम में इस मांग को स्वीकार किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, यानी सारे विषय भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए और द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया। केंद्रीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हालांकि केंद्र में भी पहले की तरह ही व्यवस्था चलती रही, ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई केंद्र में। इसके अलावा सिंध और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया और बर्मा को 1935 में भारत से अलग कर दिया गया।
अब 1835 का जो अधिनियम है, इसका जो सबसे सकारात्मक बात थी वो थी विषयों की 3 सूचियाँ। तो 3 सूचियाँ थी विषयों की। एक तो संघ सूची, संघ सूची में 59 विषय थे जिस पर कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची जो है इसमें 54 विषय थे जिस पर कि राज्य सरकार, जो प्रांतीय सरकारें हैं, वो कानून बनाएंगी। इसके अलावा समवर्ती सूची में 36 विषय थे जिस पर कि केंद्र राज्य दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का ही कानून माना जाएगा। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई। तो अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नर जनरल को आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त हुई और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। इन सब के अलावा गवर्नर जनरल को वीटो का भी अधिकार था और गवर्नर जनरल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो ये सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। तो अभी भी एक तरीके से प्रधान मुखिया गवर्नर जनरल ही है, उसी के हाथ में लगभग शक्तियाँ हैं। 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई की भी स्थापना की गई। इसके पहले 1934 में आरबीआई एक्ट आया था और उसी के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। इसके अलावा इस अधिनियम में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की भी बात की गई और ये कहा गया कि एक संघ लोक सेवा आयोग, एक राज्य लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसपीएससी और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इस अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की भी बात की गई और ये जो संघीय न्यायालय था ये स्थापित हुआ 1937 में। तो एक संघीय न्यायालय भी स्थापित कर दिया गया 1937 में। तो इस तरीके से ये सारे 1935 के अधिनियम के प्रावधान थे। अब इस अधिनियम की कमियां क्या रहीं इसको हम देखेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी कमी यही रही कि इसमें जो मुख्य प्रावधान था कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, वही नहीं हो पाया, वही निरर्थक हो गया। दूसरे, जो द्वैत शासन केंद्र में लागू किया गया था वो भी सफल नहीं रहा और पहले की तरह ही व्यवस्था चलती रही। तीसरे, जो गवर्नर जनरल था उसको बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए थे इस अधिनियम के तहत, जिसका कि भारतीयों ने विरोध किया। तो इस तरीके से ये सारी कमियां रहीं इस अधिनियम की। इसी कारण इस अधिनियम का लगभग राजनीतिक नेताओं ने विरोध किया। लेकिन जैसे ही 1937 में चुनाव की घोषणा हुई तो सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से ये 1935 का अधिनियम था। अगले लेक्चर में हम जो प्रांतों में चुनाव हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे और अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानेंगे।